अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ आज है हमारा सेशन फिफ्थ विद द चैप्टर एंड द टॉपिक ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। लास्ट 4 सेशन में हम ऑलमोस्ट मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर चुके हैं, हम उसकी कोर कॉन्सेप्ट्स को परसीव कर चुके हैं और हम एक फंक्शन को भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि प्लानिंग हम किसे कहते हैं। चलिए जी, प्लान तो हम कर चुके हैं, अब हम आज अपने इस पूरे सेशन में देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग हम किसको कह रहे हैं और एक्चुअली रैशनल डिसीजन मेकिंग और जस्ट डिसीजन मेकिंग में क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो दो से तीन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले आपके पास जो है ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पर टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनता है इन एग्जाम्स। इसके अलावा स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है आपके पास सेकंड टॉपिक होता है, जिसमें जो है क्वेश्चन आस्किंग वहाँ पर हो रही होती है कि स्टेप्स इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग किसको कहते हैं। ऑल दो ये दो टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा वो चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे जो कि हमारे पास हमारे कॉन्क्रीट स्किल्स में इजाफा करेंगी। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग आप कह किसको रहे हैं। जब आप किसी भी चीज़ पर डिसीजन लेने के लिए जा रहे होते हैं या किसी भी चीज़ के लिए आप डिसीजन लेते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप ये काम करते हैं कि आप उसके पूरे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज कि आपको जो है मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। लेट सपोज अब आपको जब ये मैनेजमेंट का कोर्स अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली मैनेजमेंट के कोर्स में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या जो टीचर आपके पास मौजूद है जो आपको उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा है, उसका कम्युनिकेटिंग पावर और उसकी जो है लर्निंग की डिग्री अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये पूरा टॉपिक ही समझ नहीं आ रहा, पूरा कोर्स नहीं अंडरस्टैंड हो पा रहा। इट मीन्स ऑफ दैट यहाँ पर आपने एक्चुअली बेसिकली किया क्या है, आपका प्रॉब्लम था, आपने उस प्रॉब्लम को उसके कुछ फैक्ट्स जो है वो क्या किए, अंडरस्टैंड किए। और जब आपने वो फैक्ट्स अंडरस्टैंड किए उसके बाद आप जो है अ, एक डिसीजन लोगे। वहाँ आप ये चूज़ करोगे कि आपको अब किस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप अपने इस कोर्स को जो है बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि आपके टीचर में प्रॉब्लम नहीं है, उसके जो है कोर्स में जो उसकी ग्रिप है, उसकी डेप्थ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपिक भी जो है इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है जो जिस चीज़ पे जो है यहाँ पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि मटेरियल हमारे पास मौजूद नहीं है। तो वो जो मटेरियल आपके पास मौजूद नहीं है, अब आप क्या करोगे, उसको इंगेज करने की कोशिश करोगे, उसको कलेक्ट करने की कोशिश करोगे कि आप बुक की तरफ जाओगे, आप नोट्स की तरफ जाओगे, बहुत सारे आपके पास जो है सोर्सेस मौजूद हैं, जिसको लेते हुए आप क्या कर रहे होगे, अपने पास अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होगे। यहाँ पर आपने एक्चुअली क्या किया, ये पूरा आपके पास थिंकिंग प्रोसीजर है। थिंकिंग प्रोसीजर में आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, देन वो कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने प्रॉब्लम अराइज की थी, और फिर उसके बाद जो है उस प्रॉब्लम का सलूशन। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग। अब जो है एक क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिसीजन मेकिंग एंड अ रैशनल डिसीजन मेकिंग। नॉर्मली डिसीजन मेकिंग आपके पास आपका थिंकिंग प्रोसीजर है, लेकिन अगर इसमें आप क्या करें, इनपुट डाल दें अपने पास अपनी इंफॉर्मेशन का, और आप एक कंप्लीट प्रोसीजर्स जो है वो इस्तेमाल करें, तो आप उसको कह रहे होते हो कि हम जो है वो रैशनल डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। सम टाइम आप जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के थ्रू डिसीजन मेकिंग करते हैं, और सम टाइम आप जो है वो नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के थ्रू जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। जब हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के थ्रू डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है कि आप रैशनल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। क्योंकि रैशनल डिसीजन मेकिंग में जो है वो आपके पास आपके कुछ
पॉइंट्स होते हैं या कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आप वहाँ पर क्या करते हो, फॉलो अप कर रहे होते हो। मतलब प्रीमाइसिंग अपनी प्रीमिसेस तैयार कर रहे होते हो कि आपका प्रॉब्लम क्या है। फिर आप आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव्स, आप अपने ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो। फिर उसको इवैल्यूएट करते हो और फाइनली जो है बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ फॉर अमंग दिस ऑल्टरनेटिव आप उनको फाइंड आउट करते हो। तो दैट इज कॉल्ड द रैशनल डिसीजन मेकिंग। ये है आपके पास रैशनल डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स। एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इंक्लूड फॉलोइंग 4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिस पे आप क्या कर रहे हो, अपनी रैशनल डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। फॉर एग्जांपल दैट एक मैनेजर है और मैनेजर ने अपना टास्क और अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या किए हुए हैं, डिसाइड किए हुए हैं कि इस जनवरी से एक क्वार्टर में जो है उसको तकरीबन वो अपना 10,000 का सिर्फ प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेगा। 10,000 का प्रॉफिट उसने क्या करना है, जनरेट करना है। और उसने जो है ये डिसीजन किया हुआ है, ये जो है डिसाइड किया हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया हुआ है। और हुआ ये अल्टीमेटली जैसे ही 4 मंथ्स कंप्लीट हुआ, अप्रैल कंप्लीट हुआ, उस अप्रैल में जो है जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया हुआ था वो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, वहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। अब वो जो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो रहा, उसके पीछे कौन सी प्रॉब्लम अराइज कर रही है? क्या आपके पास जो है उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, या वो प्रोडक्ट जो आपने मार्केट में जो है ऑफर किया हुआ है उसकी प्राइसेस ज़्यादा हैं और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इतनी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? आप क्या कर रहे हैं, एक उस प्रॉब्लम को जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि प्रॉफिट इंक्रीज ना होने का रीज़न जो था वो ये था लैक ऑफ मार्केटिंग, कि उसको मार्केट ही इतनी बेहतर अंदाज में नहीं किया गया था कि आपके कंज्यूमर तक, आपके कस्टमर तक जो है उसकी नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज जो है वो उसके पास होती। जब एक कस्टमर के पास या एक कंज्यूमर के पास नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से जो है उसने वो प्रोडक्ट बाय नहीं किया। अब जब उन्होंने वो प्रोडक्ट बाय नहीं किया तो अल्टीमेटली आपका जो सेल्स था वो सेल जो है वो डिक्लाइन हो गया। नाउ अब आपके पास अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया कि इसका रीज़न जो है वो आपके पास क्या है, लैक ऑफ मार्केटिंग। अब आप इस लैक ऑफ मार्केटिंग को सही करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसके सॉल्यूशंस एंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अब लैक ऑफ मार्केटिंग है, अल्टीमेटली क्या करें, आप इसकी जो है मार्केटिंग जो है आप उसकी बेहतर कर लें। उसके आपके पास बहुत सारे चॉइसेस मौजूद हैं। आपको अगर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करना है, तो आप सिंपल क्या करें, टीवी एडवर्टीजमेंट की तरफ चले जाएं। इस तरीके से क्या होगा कि आपके पास जो है लोगों को जब नॉलेज आएगी, वहाँ पर उनकी नॉलेज बिल्डअप होगी, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो खुद जो है सेल आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, पहला। टीवी एडवर्टाइजमेंट आपको लगता है कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग नहीं होगा, तो आप सिंपल क्या करें, आप दूसरे एडवर्टाइजमेंट के जो है एस्पेक्ट पे चले जाएं। आपके पास जो है डिफरेंट वहाँ पर क्या है, सोर्सेस मौजूद हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी एडवर्टाइजमेंट को इंक्रीज कर सकते हो। जब आप सब सारे ऑल्टरनेटिव को लिस्ट आउट कर लोगे तो देन फिर आप क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे कि कौन सा ऑल्टरनेटिव इन एडवर्टाइजमेंट के सोर्सेज में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जब आपका एक क्वार्टर कंप्लीट हुआ और इस एक क्वार्टर में जो आपकी कंप्लीशन हुई थी, उस क्वार्टर को कंप्लीट होने के बाद आप जो है इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए, तो अब आपके पास टाइम लिमिट इतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरे फैक्टर्स भी आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे अपने सामने रख रहे हो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। इट मीन्स ऑफ दैट विच वन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। अब आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो इन कॉन्टेक्स्ट विद द टाइम, इन कॉन्टेक्स्ट विद द कॉस्ट, इन कॉन्टेक्स्ट विद द स्किल पर्सन, इन कॉन्टेक्स्ट विद द रिसोर्सेज। अब आप जो है इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम फैक्टर्स को रखते हुए आप अपने जो ऑल्टरनेटिव्स आपको मिले हैं, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जो आपको मिले हैं, आप उनको इवैल्यूएट कर रहे होगे। देन जब आपने इवैल्यूएट कर लिया तो वहाँ से आपको कोई ना कोई बेस्ट सॉल्यूशन मिल गया होगा जो उस टाइम के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। देन फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसको मॉनिटर करोगे
कि ये आपके लिए बेस्ट है या ये भी जो है तो दैट इज कॉल्ड द रैशनल प्रोसेस ऑफ अ रैशनल डिसीजन मेकिंग। कि रैशनल डिसीजन मेकिंग में आप जो है ये चार काम मोस्ट प्रोबेबली कर रहे होते हो। अपनी प्रॉब्लम को मालूम करना, वो प्रॉब्लम किन किन तरीकों से सॉर्ट आउट हो सकती है उसको लिस्ट आउट करना, फिर बेस्ट पॉसिबल जो है आप इसमें से सोल्यूशन चेक आउट करना, और फाइनली उसको इम्प्लीमेंट कर देना। दैट इज कॉल्ड द रैशनल डिसीजन मेकिंग। नाउ अब आपके पास जब आप डिसीजन ले रहे होते हो तो आपके पास जो है दो सिचुएशंस होती हैं। दो सिचुएशंस किस तरह होती हैं, जैसे कि अभी हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे। सही, हम प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और हमें पता चल रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम जो है अराइज हो चुकी है। ओके, और हमें टाइमली इसका जो है पता चल गया होगा कि ये प्रॉब्लम जो है अराइज है। अब आप क्या करोगे, इसके लिए डिसीजन लोगे। सही, लेकिन अचानक आप जिस प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं, आप जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, उस बिल्डिंग में लग जाती है आग। शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट होने के बाद लग गई वहां पर आग। जब वहां पर आग लग गई और आपके पास जो है, अब वहां पर आपको नजर आ रहा है कि आपके पास जो है नुकसानात आपके ज़्यादा होने वाले हैं, और अगर आप इसको फ़ौरन कंट्रोल नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो है इसके नुकसानात बढ़ भी सकते हैं। वहाँ पर आप क्या करोगे, आप वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप अपनी ऑल्टरनेटिव नहीं देखोगे। आप क्विकली डिसीजन लोगे कि जो भी डिसीजन लिया जाए ताकि आप अपने नुकसानात को जो है वो कम से कम कर सको। तो दैट इज कॉल्ड द अनदर डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। ओके, इट मीन्स ऑफ दैट जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो सिचुएशन अराइज होती हैं। एक वो सिचुएशन जो प्लान्ड है, पहले से हमें नजर आ रही है और जिसके लिए हमने डिसीजन लेना है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। ओके, जिसके लिए हम प्रॉपर जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। कि ये प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग जो है ये रिपीटेटिवली है, बार बार आपके पास अराइज होती है, रूटीन वर्क है एक आपका। और जो है ये सिचुएशन जो है वो आपके पास स्ट्रक्चर्ड है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे हो जिन्हें जो है शॉर्ट लिव लेने की आदत हो, या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऐसा हो जहाँ पर आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो लेट कमर ज़्यादा हो। ये आपका स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। अब आप इस स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए एक ऑल्टरनेटिव तैयार करोगे, एक डिसीजन मेकिंग लोगे। उस डिसीजन मेकिंग से आप क्या करोगे, अपने एम्प्लॉय जो हैबिचुअल हो चुके हैं उनकी हैबिचुअलिटी को जो है वो ब्रेक करोगे वहाँ पे। नाउ नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग या अनस्ट्रक्चर्ड जो है, जैसे कि मैंने आपको जो है शॉर्ट सर्किट की एग्जांपल दी, ये आपके पास जो है सडनली होते हैं। ओके, इम्प्रैक्टिकल होते हैं, सडनली होते हैं। ये सिचुएशंस जो होती है वो रिलेटिवली जो है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होती। अब सडनली जो काम हो गया उसके लिए भी आप क्या कर रहे हो, खड़े खड़े जो है वो डिसीजन ले रहे हो। नाउ ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये बता रहा है कौन से डिसीजंस जो हैं, प्रोग्राम डिसीजन किस लेवल का जो मैनेजर है वो लेता है, और वो कौन सा जो है डिसीजन है जो कि आपके पास आपका अमूमन नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग के लिए लिया जाता है, कौन सा लेवल ऐसा है। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो टॉप लेवल है वो क्या है, वो अनशेड्यूल्ड डिसीजंस के लिए अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन ले रहा होता है। दैट इज कॉल्ड द नॉन प्रोग्राम डिसीजन। और प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग के जो लोग हैं वो आपके पास जो है लोअर और मिडिल, मतलब उन्हें जो है काम करने के तरीके भी बताए जा रहे हैं, और वो स्ट्रक्चर्ड इनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हर चीज़ जो है उनको पहले से रूटीन काम है, उनका रूटीन प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो फेस कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोग्राम डिसीजन। नाउ मैनेजिंग डाइवर्सिटी की बात करते हैं, और दैट इज कॉल्ड द ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग इन सेंस ऑफ दैट आपने किसी चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना है और वो डिसीजन जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ मिलके आप ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ओके, बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो है ये दोनों ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है वो हर ईयर डिस्कस होने वाला टॉपिक है कि व्हाट इज ग्रुप डिसीजन मेकिंग, और ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है वो आप किस तरीके से कर रहे होते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग बाय मोर देन वन पर्सन, ग्रुप की बात की जा रही है, ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पे मोर देन वन पर्सन होगा। यूजली फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशंस, इट मीन्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ मिलके लिया जाता है ये डिसीजन, और ऑर्गेनाइजेशन ही में जो है रहते हुए इसको फॉलोड किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं?
एक वन माइंड से ज़्यादा बेटर टू माइंड है, टू माइंड से ज़्यादा बेटर थर्ड माइंड है। तो जब आप जो है इसकी बात कर रहे होते हो कि आपके पास लोग ज़्यादा हैं, ग्रुप डिसीजन मेकिंग हो रही है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो उनका नॉलेज जो है वो नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही होती है। उनके नॉलेज से आप क्या करते हो, उस डिसीजन में फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हो। मोर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इज़ फोकस्ड ऑन द इश्यूज़, बिकॉज ऑफ दैट के ब्रेन आपके पास उस टाइम ज़्यादा है। एंड इंक्रीज नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, शख्स के पास अपनी एक्सपर्टीज को लेते हुए, अपनी एबिलिटी को लेते हुए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो है वो मौजूद हैं। ग्रेटर अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द फाइनल डिसीजंस आर लाइकली। अब यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है सबने मिलकर जो है डिसीजन लिया है, तो सब उस डिसीजन को जो है वो वेलकम कर रहे हैं। तो जब आप वो वेलकम करते हैं, तो वो यहाँ पर जो है अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंसी ऑफ द डिसीजन जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है। मेंबर्स डेवलप नॉलेज एंड स्किल्स फॉर यूज, वो डिसीजन किस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए जो है नॉलेज और स्किल्स जो है वो डेवलप की कर दी जाती हैं एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। नाउ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप डिसीजन मेकिंग के लिए कहा जाता है कि दैट इज द टाइम कंज्यूमिंग। अंडरस्टूड सी चीज़ है, आप भी 5 फ्रेंड्स बैठ जाएँ आपस में और सिर्फ़ एक पार्टी प्लान करने की बात होगी, और उस पार्टी प्लान करने के लिए अगर आप लोगों से डिसीज़न लिया लेना होगा आप लोगों ने, तो भी जो है ना आप 5 के 5 डाइवर्सिफ़ाइड होके उस 5 मिनट के डिसीज़न को 5 आवर्स में जो है वो ले रहे होंगे, और उसमें भी 2 से 3 लोग तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होंगे जो कि एग्री ही नहीं कर रहे होंगे उस डिसीज़न को लेने में। इट मीन्स दैट 5 मिनट का डिसीज़न 5 आवर में जो है लिया जा रहा है, तो मोर टाइम कंज्यूमिंग। डिसएग्रीमेंट्स में डिले डिसीजन एंड कॉज हार्ट फीलिंग्स। डिसएग्रीमेंट्स जो है वो करता है डिले डिसीजन में, जाहिर सी बात है 2 से 3 लोग जो है डिसएग्री कर रहे हैं वहाँ पर, जब हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं तो फीलिंग्स जो है हार्ड हो रही हैं। समटाइम जो है आपके पास इन द टाइम ऑफ अ मीटिंग जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। डिस्कशन में बी डोमिनेटेड बाय द वन और द फ्यू ग्रुप मेंबर्स। समटाइम क्योंकि जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो आपके पास जो है आपका एक अल्फा होता है ग्रुप का, इट मीन्स दैट ग्रुप लीडर मौजूद होता है। जो ग्रुप लीडर होता है उसकी चॉइसेस होती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले और अपने ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियंस जो है वो एट द टाइम ऑफ अ मीटिंग जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट करे। इस तरह क्या होता है कि जब सिर्फ एक पर्सन या एक ग्रुप लीडर उस टाइम बोल रहा होता है और डिफरेंट जो उसके मेंबर्स होते हैं उनके माइंड में भी अगर आइडिया है और वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ये डिस्कशन जो है वो डोमिनेटिंग हो जाती है। सम टाइम ये होता है कि कोई एक किसी पर्सन के माइंड में जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का आइडिया जो है वो फ्लोरिश हो रहा हो और वो उसको बताना भी चाह रहा हो, लेकिन क्योंकि एक पर्सन जो इन्फ्लुएंशियल है आपके पास, आपका ग्रुप लीडर मौजूद है, आपका अल्फा मौजूद है, वो उस चीज़ को जो है आगे प्रमोट नहीं करने दे रहा है या उस बात का चांस ही नहीं निकल रहा कि वो अपनी बात सामने रख सके। दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप थिंकिंग में कॉज members to over ओवर एम्फेसाइज अचीविंग एग्रीमेंट। अब जो है ग्रुप थिंकिंग में एक्चुअली बात क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट आप जब इंडिविजुअली आप अपना कोई डिसीजन लेते हैं और आपको ये लग रहा होता है कि यहाँ से ये डिसीजन जो है इस पॉइंट पे आकर डाइवर्ट होना चाहिए और इसमें जो है कुछ न्यू चीज़ जो है वो यहाँ पर इनपुट होनी चाहिए, लेकिन अब जब ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्योंकि वो आपके पास सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मौजूद है, तमाम ग्रुप मेंबर्स की जो है उन्होंने एक नॉलेज और थाट्स जो है वो वहाँ पर डेवलप की है, तो उसको जो है वहाँ पर ओवर एम्फेसाइज करना पड़ जाता है, आप उसको जो है ज़्यादा तवज्जो देने लगते हो और आप अगर लेना भी चाहें तो आप उस डिसीजन को जो है वहाँ से जो है टर्न नहीं ले सकते, तो दैट इज़ कॉल्ड द ग्रुप डिसीजन मेकिंग। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। लेकिन उसके बावजूद जो आपके क्रूशियल सिचुएशंस होती हैं, जो आपके पास वो सिचुएशन जिस पे जो है आप अपना फ्यूचर डिपेंड कर रहे होते हो, वहाँ पर आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग की तरफ ही जाते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। टाइप्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग आपके पास दो मेथड्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। वन इज़ द डेल्फी ग्रुप टेक्निक्स और सेकंड वन इज़ द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स आपके पास आपका अमेरिकन मेथड है जिसमें आप नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स का काम ले रहे होते हो। डेल्फी ग्रुप टेक्निक्स जो है वो आपके पास जापानीज मेथड है।
अच्छा जी। जापानीज़ और अमेरिकन की अगर आप बात करें तो इन दोनों नेशन की जो करैक्टरिस्टिक्स है, इन दोनों नेशन की जो एक फ़िलॉसफ़ी है लाइफ़ की, उसको सामने रखते हुए इन दोनों को जो है ज़रा डेल्फी को और नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स को देखें। अमेरिकन बहुत रशिंग कंडीशन में होते हैं। उनकी कोशिश ये होती है प्रॉब्लम आए, फ़ौरन डिसीज़न लें और फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर दें। ओके? सही, तो इट मीन्स ऑफ दैट कि हम नॉमिनल की अगर बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम ये देख रहे होंगे कि डिसीजन जल्दी लिया जाता है और जल्दी ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जापानीज जो हैं कूल माइंडेड हैं। प्रॉब्लम उनकी कोशिश ये होती है कि प्रॉब्लम को सही से आइडेंटिफाई कर दें ताकि जो उसका सोल्यूशन निकालने में जो है उनको आसानी हो और उसमें इतना टाइम कंज्यूम ना हो, तो वो अपनी जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे जो है वो ज़्यादा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा डिले होके जो है वो अपने डिसीजन को ले रहे होते हैं। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड द डेल्फी ग्रुप टेक्निक्स। नाउ अब हम इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डेल्फी ग्रुप टेक्निक्स एंड द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स। डेल्फी ग्रुप टेक्निक्स आपके पास सबसे एंशियंट मेथड है। इस मेथड में क्या होता था, एक्चुअली ये जो डेल्फी ग्रुप टेक्निक्स जो स्टार्ट हुई है वो कलीसियाज चर्च के थ्रू जो है ना ये टेक्निक्स जो है वो स्टार्ट हुई है, लेकिन नाउ आर डेज जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है। रिसर्च मेथड्स में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आपके पास डेल्फी ग्रुप टेक्निक्स है। होता ये था उस ज़माने में कि आपका एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो गया, आप क्या करते थे क्वेश्चन ईयर प्रिपेयर करेंगे और उस क्वेश्चन ईयर को जो है फार एंड वाइड, जैसे कि मैंने बात की कि आपके पास आपका ये जो टेक्निक है ये चर्च से निकली है, तो वहाँ पर वो क्या करते थे, कलीसिया के जो राहिब हुआ करते थे वो राहिब उस एक क्वेश्चन ईयर उस स्पेसिफिक रिलीजियस प्रॉब्लम को लेकर जो है एक क्वेश्चन ईयर मेंटेन करते थे और उस क्वेश्चन ईयर को जो है दूर दराज के एरिया में रहने वाले जो लोग थे उनको भेज दिया करते थे। फिर जब उनको भेज दिया करते थे तो वो उन क्वेश्चन के आंसर देते थे और उसको उनको रिप्लाई बैक करते थे। अब वो रिप्लाई बैक जब अगेन चर्च पहुँचता था तो वहाँ पर वो देखते थे कि किन क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो सेम हैं। उन क्वेश्चन अगर सारे जितने जैसे कि उन्होंने 10 लोगों को दिया है, 15 लोगों को दिया, अगर और 10 क्वेश्चंस मौजूद हैं और 3 क्वेश्चंस के आंसर ऐसे थे जो कि सेम होते थे, तो वो उन 3 क्वेश्चंस सेम आंसर जो है वो हटा दिया करते थे। बाकी के 7 क्वेश्चंस को वो अगेन रिपीट किया करते थे, वो दोबारा भेजा करते थे। ओके, और वो दोबारा उस टाइम तक भेजते थे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिपीटेडली यूजुअली 4 टू 5 टाइम्स। लेकिन ये उस टाइम तक भेजते थे ये क्वेश्चनियर उस टाइम तक भेजते थे जब तक तमाम क्वेश्चंस के आंसर सब जो है एक साथ एक सेम आंसर ना दे दें, या सबके जो ओपिनियन है वो ओपिनियन जो है वो उस प्रॉब्लम के लिए जो है एग्री ना कर जाएं। तो यहाँ पर जो है वहाँ पर होमोजीनियसिटी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि एक प्रॉब्लम के लिए तमाम के तमाम लोग जो है वो सेम वे में थिंकिंग करें, तो इसको जो है होमोजीनियस डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा की जाती है। अच्छा जी, ये हो गया वहाँ से रिलीजियस एस्पेक्ट। अब एक्चुअली क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर बात करें बिजनेस में बात करें, तो बिजनेस में क्या हुआ आपके पास कि बिजनेस में मैनेजर्स क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि अभी आने वाले 1 मंथ में, आने वाले 3 and 4 मंथ्स में जो है ये प्रॉब्लम अराइज होने वाली है। बहुत सारे जो मैनेजर्स होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा फोर साइटेड होते हैं, वो जो है फ्यूचर को रीड कर लेते हैं। अब जब वो फ्यूचर को रीड कर लेते हैं तो वो अकॉर्डिंग वो मैनेजर्स जो हैं उसके ऊपर जो है अपने क्वेश्चन तैयार करते हैं और लाइक माइंडेड पोस्ट पर या लाइक माइंडेड लोगों को जो है वो क्वेश्चन जो है वो ईमेल कर दिया जाता है या पोस्ट कर दिया जाता है और फिर उनसे जो है उनके व्यूज़ लिए जाते हैं, उनके ओपिनियंस लिए जाते हैं और वो ओपिनियन उस टाइम तक लिए जाते हैं जब तक सबके जो मैनेजर्स हैं उनके जो ओपिनियन है वो सेम ना हो जाए। दैट इज कॉल्ड द डेल्फी ग्रुप टेक्निक्स। अब बात करते हैं हम एनजीटी की, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स नॉर्मल हमारे पास इस्तेमाल होने वाला ब्रेन स्टॉर्मिंग का तरीक़ेकार है। इन सेंस ऑफ दैट एक कॉन्फ्रेंस रूम में जो है आप अपने अपने सारे जो है मैनेजर्स को जमा करें, प्रॉब्लम्स को जो है वहाँ पर एक मीटिंग रूम में जो है आप क्या करें, सबको जमा करें। देन फिर जो है एक प्रॉब्लम बता दें और उस प्रॉब्लम से कहा जाए, उनके सामने एक पेपर रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है और आप उस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन राइट डाउन करें। जब वो सॉल्यूशन राइट डाउन कर देते हैं तो सामने एक क्लिप बोर्ड होता है, उस क्लिप बोर्ड के ऊपर क्या करते हैं वो सारे जो सिमिलियर ओपिनियन होते हैं उनको वन टाइम लिखते हैं और सबके ऊपर जो है वहाँ पर सारे पॉइंट्स जो है वो वहाँ पर आ जाते हैं।
देन फिर उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है और डिस्कशन करने के बाद जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो बेस्ट सोल्यूशन जो है वो अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आप लोगों की क्लास में नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ये चीज़ें कि हम लोग नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स की तरफ जाते हैं कि सबकी सजेशंस ले लें, फिर जो सजेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट वे में होती है जिसमें आप सबके ओपिनियन जो है वो सेम होते हैं उस ओपिनियन को अप्लाई कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स। ओके, टाइप्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है वो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होता है कि टाइप ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग हमारे पास डेल्फी ग्रुप टेक्निक्स के साथ है और हमारे पास नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स के साथ है ना। अब हम जो है डिस्कस करते हैं अपने पास गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग करने के लिए वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमें लेने चाहिए जो और जिनका होना जो है बेस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है। दैट इज कॉल्ड द गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। नाउ सबसे पहले है मार्शल डिफेक्ट्स। मार्शल डिफेक्ट्स का मतलब क्या है? वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने पास कलेक्ट करें जो कि आपके डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है। दैट इज कॉल्ड द मार्शल द फैक्ट्स। कि कलेक्ट ऑल डिसीजन ऑल इंफॉर्मेशन विच इज़ अप्रोप्रिएटली यूज्ड फॉर योर डिसीजन मेकिंग। समहाउ ये होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट और अप्रोप्रिएट वे में कलेक्ट नहीं कर रहे होते। जब हम अपनी इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट वे में कलेक्ट नहीं करते तो वहाँ पे हमारे पास जो है रॉन्ग डिसीजन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन कम होगी तो डिसीजन जो है वो अच्छा नहीं लिया जाएगा। इंफॉर्मेशन आपके पास अप्रोप्रिएट होगी तो आप डिसीजन जो है वो बेहतर अंदाज में ले सकते हैं। इसकी बहुत आसान सी मैं एग्जांपल दूँ आप लोगों को। जब आप लोग मैट्रिक पास करके निकलते हैं और जब आप लोग मैट्रिक पास कर मतलब आपने साइंस में मैट्रिक पास किया देन फिर आपके पास जो है ओपन फील्ड्स हैं। आप चाहें तो फिर मेडिकल के पास जाएँ, आप चाहें तो इंजीनियरिंग करें, आप चाहें तो आर्ट्स करें, आप चाहें तो कॉमर्स करें, आप चाहें तो कंप्यूटर साइंस करें। और अगर आप मतलब ये सब भी नहीं करना चाह रहे तो आप रिवायती मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन से नहीं करना चाह रहे तो आप क्या करें, दूसरे सर्टिफाइड कोर्स की तरफ चले जाएँ। जैसे कि आपके पास DIT है, CCIT है, ये तमाम के तमाम जो कोर्स हैं आप उनकी तरफ जो है मूव कर सकते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट अब आपको लेना है अपनी स्टडी के लिए अपना डिसीजन। आप पहले क्या करेंगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इवन आप अपना इंटरेस्ट देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर जो है लाई करता है। एंड देन फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना डिसीजन लेंगे। वहाँ पर जो है जो डिसीजन आप ले रहे होंगे उसके लिए आप अपनी सारी जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। क्योंकि अगर आप अभी 21st सेंचुरी की बात करें तो 21st सेंचुरी में जो आपकी फील्ड्स हैं वो अनलिमिटेड फील्ड्स हैं और वो फील्ड्स तो हमने अभी तक जो है वो एक्सप्लोर भी नहीं की हैं स्टडी के लिए। तो मार्शल द फैक्ट्स में जो है मैनेजमेंट जो है वो वेल अप टू डेट होता है और उसके पास जो है जो इंफॉर्मेशन होती है जो इस डिसीजन के लिए ज़रूरी है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास जो है कंप्लीट होनी चाहिए। देन कंसर्न योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग से ज़रूर कंसल्ट करें। समटाइम हम जो है बाहर के लोगों के ऊपर, बाहर की फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर जो है वो रिलाई कर जाते हैं और डिसीजन जो है अपनी इनर नीड्स के ऊपर या अपनी नेचर के ऊपर जो है उसके ऊपर जो है बेस नहीं कर रहे होते और पावर ऑफ इंट्यूशंस जो है हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे होते। समटाइम आपकी जो सिक्स सेंस होती है वो सिक्स सेंस जब आपको डिसीजन ले रहे होते हैं तो आप जो है बड़े कान फील कर रहे होते हैं अंदर से। इसका मतलब क्या होता है कि आप आपकी फीलिंग्स जो है आपको क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन समटाइम ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते, कंफर्ट जोन में नहीं होते जब आप कोई डिसीजन ले रहे होते हो। तो आप उस टाइम जब कोई डिसीजन ले रहे हो और आप कंफर्ट जोन में नहीं हो, आप जो है रिलैक्स फील नहीं कर रहे, आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे, तो आप उस डिसीजन को ना लें। जब भी आप डिसीजन लें तो कम से कम अपनी जो पावर ऑफ इंट्यूशंस हैं आप उन पावर ऑफ इंट्यूशंस को जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने सिक्स सेंस को जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें उस डिसीजन को लेते टाइम। इट मीन्स ऑफ दैट गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग जो है वो बेस कर रही है किसके ऊपर, आपके पास आपकी पावर ऑफ इंट्यूशन पे। नाउ थर्ड पॉइंट इज द यूज वाइज टाइमिंग्स। टाइमिंग इज मोर दैन इम्पोर्टेंट फॉर एनीथिंग। मतलब सोचें, अगर जावेद मियादाद शारजा में खड़े होकर वो
उस लास्ट बॉल के ऊपर जो है सिक्सर नहीं लगाते, तो 1992 का वर्ल्ड कप जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता। ऑन द टाइम बेस्ट डिसीजन उसको कहते हैं कि जिस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत है, सही अपने टाइम्स को, अपनी स्किल्स को और अपनी एबिलिटी को जो है वो आप सही से इस्तेमाल करें। ये आपके पास वाइज टाइमिंग्स हैं। टाइम फैक्टर जो है वो प्रॉपरली आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो किस टाइम पे किस तरह का डिसीजन होना चाहिए था। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डोंट इन्फर टू मच। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कंसल्ट योर फीलिंग्स, और हम अभी बात कर रहे हैं कि आप जो है डू नॉट इन्फर टू मच। बहुत सारे लोग होते हैं, वो उनको अगर कोई डिसीजन लेना है और डिसीजन लेते टाइम ये हुआ कि उनके सामने से जो है ना काली बिल्ली ने रास्ता, इवन के मतलब काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो काली बिल्ली ने जो रास्ता काटा उसके बाद वो डिसीजन नहीं लेंगे। एग्जैक्टली exactly, हमारे यहाँ 21st सेंचुरी में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे मैनेजर्स मौजूद हैं कि अच्छा पाकिस्तान में तो चले आपको इसकी एग्जांपल्स थोड़ी कम मिलेंगी, लेकिन आप हमें अपने जो है ना नेबर कंट्री में जाएं तो नेबर कंट्री में मैं आपको बहुत बड़े बड़े नाम और उनकी बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज इस टाइम जो है वो मेंशन कर सकती हूँ। जैसे कि इंदिरा मोदवानी जो है वो लीडर हैं एक्चुअली पैप्सिको कंपनी की इन इंडिया, और उन्होंने उनकी जो एक स्टोरी जो है इंडिया टाइम्स ने रिवील की थी कि उनको एक डिसीजन लेना था, और वो डिसीजन सिर्फ उन्होंने इसलिए नहीं लिया कि उनके घर में उनका शीशे का ग्लास जो है वो ब्रेक हो गया था, तो पूरा दिन उन्होंने ये सोचा था कि वो किसी भी टाइप का डिसीजन नहीं लेंगी। दैट्स इट। इट मीन्स ऑफ दैट अब जो है ये क्या है आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो गई ना। तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, ठीक है, इन सब चीज़ों का जो है होता है, वहाँ पर काम होना भी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपके पास क्या हो गया है आपके पास कि आप बहुत ज़्यादा जो अपने इंट्यूशन, पावर ऑफ इंट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट। कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको अपने हाथ में ज़रूर रखनी चाहिए। तो डू नॉट इन्फर टू मच कि अपनी इंट्यूशंस पर जो है इन्फेयरिंग करें अपना कंक्लूजन जो है, और वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं अपने एजम्पशंस के ऊपर कि अच्छा हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये चीज़ जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है, वो आपके लिए जो है बेहतर नहीं होती है। आपको क्या करना पड़ता है, अपने ऊपर यकीन रखते हुए और जो है अपने पेपर वर्क पे यकीन रखते हुए चीज़ें करनी पड़ती हैं। नंबर 5th पॉइंट है आपके पास गेट ऑन द राइट वेवलेंथ। वेवलेंथ आप बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, कि आपके पास जो कम्युनिकेशन है, जो आपका वेवलेंथ है, जिससे जो बात कहनी है करेक्ट कम्युनिकेशन आपके पास जो है ना लेवल होना चाहिए। आपको जिससे जो बात कहनी है आप उससे ही जाकर जो है अपने प्रॉब्लम को क्या करें, डिस्कस करें। आपने डिसीजन मेकिंग जो है अपने सबऑर्डिनेट से करवानी है, तो आपको आपका करेक्ट वेवलेंथ, एक मैनेजर का करेक्ट वेवलेंथ क्या होगा, वो जाएगा सबसे पहले अपने पास, अपने मिडिल मैनेजर के पास। मिडिल मैनेजर को वो बताएगा कि भाई ये काम, ये प्रोसीजर जो है वो इस तरह करना है। देन फिर जब वो प्रोसीजर वो उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए वो क्या कहेगा कि वो सब ऑर्डिनेट के पास जाएगा। देन सब ऑर्डिनेट को वो वहाँ पर गाइड कर रहा होगा। गाइड करने के बाद देन फिर जो भी जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशंस जो है वो अपने सही एस्पेक्ट से जो है वो निकल के सामने आएगा। वो बोलते हैं ना कि डिस्क्रिप्शन डेकोर का भी ख्याल रखा जाए। तो दैट इज कॉल्ड द गेट ऑन द राइट वेवलेंथ, कि अपनी कम्युनिकेशन का जो चैनल है, अपना कम्युनिकेशन का चैनल जो है वो आप अ, सही रखें, मतलब राइट कम्युनिकेशन विद द राइट पीपल, जिससे जो बात कहने की है आप उससे वो बात नहीं कहें। जैसे कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ये काम कर रहे होते हैं कि अगर आपको जिससे प्रॉब्लम है आप उससे प्रॉब्लम कभी नहीं कहते। आप नॉर्मली क्या करते हैं, अपने वो प्रॉब्लम जो है पहले 10 लोगों को बोल रहे होते हैं, और देन फिर वो 10 लोगों से उस पर्सन के पास पहुंचती है जिससे वो रिलेटेड होता है। तो वहाँ पर पूरी सिचुएशन जो है वो आपके हाथ से निकल चुकी होती है। तो कोशिश करें कि जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन उसके राइट पर्सन से करें। गेट ऑन द राइट वेवलेंथ को आप क्या करें, वहाँ पर फोकस करें। नेक्स्ट पॉइंट है कीप द डिसीजन फ्लेक्सिबल। हिटलर बनने की ज़रूरत नहीं है। डिसीजन ले लिया है,
सही डिसीजन है, कोई कुरानी सहीफ़ा नहीं है जिस जो तब्दील नहीं हो सकता। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो क्या होते हैं है स्टोन लाइन पे बात कर रहे होते हैं, पत्थर की लकीर के ऊपर बात कर रहे होते हैं। मैंने ये बोला है तो इसको इसी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। ओके? तो ये जो हम बात करते हैं ना कि डिसीजन जो है वो आपका फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। डिसीजन जो है वो आपका क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, मतलब सिचुएशन बेस्ड। अगर सिचुएशन आपके पास आपके वरिएस्ट कंडीशन पे जा रही है तो कम से कम आप अपने डिसीजन में जो है कुछ चीज़ों को तब्दील कर सकें। नाउ फॉलो थ्रू की बात हो रही है कि आप जो है टाइमली उस पर क्या करें, फॉलो थ्रू करें। अच्छा, ऑटो फेंचर जो है ना एक मज़े की बात कहते हैं वो मतलब वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ऑटो फेंचर। वो एक अपनी बुक में जो है वो एक बड़ा अपनी पेज के स्टार्ट में ही वो जो है ये बात मैनेजर्स के लिए लेते हैं। वो कहते हैं कि मैनेजर्स जो है बहुत ज़्यादा थाउटफुल होते हैं अपने काम को करने के लिए। बी रेडी फॉर द प्रिपरेशन फॉर द अकम्पलिशमेंट टास्क। सिर्फ वो जो है ना प्रिपेयर्ड बाय सेल्फ अकम्पलिशमेंट टास्क, प्रिपेयर्ड बाय सेल्फ अकम्पलिशमेंट टास्क, प्रिपेयर्ड बाय सेल्फ फॉर अकम्पलिशमेंट टास्क, बट वो जो है एक्शन प्लान तरतीब नहीं देते। मतलब सोचिए वो अपनी पूरी एफर्ट जो है इस बात पे लगा रहे हैं कि आपका प्लान जो है वो कितना बेहतर बनाए, लेकिन वो इस बात पे तो लगा ही नहीं रहे कि ये एक्शन प्लान जो है वो कितना फिजिबल है। ये एक्शन प्लान क्या अपने इस चीज़ के ऊपर जो है पूरा उतर सकता है या नहीं उतर सकता। मतलब हवाई महल हम तैयार कर लें, अकम्प्लिशमेंट प्लान बना रहे हैं, हम जो है ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं देख रहे। हम जो है हम ये सोच रहे हैं कि हर चीज़ हमारे पास ना आइडियल सिचुएशन के साथ होगी। मतलब हम बस मैंने ये प्लान बनाया है, ये प्लान लेकर, ये इतना सफिकेटेड प्लान है कि बस ये प्लान लेकर मैंने जो है ना सोसाइटी में एंटर होना है, सॉरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होना है, और वहाँ पर मैंने लोगों को बोलना है कि ये काम इस तरीके से होगा और वो ये काम जिस तरीके से हुआ है वो ही उस तरह से जो है ना आपको बना हुआ मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड द अनफ्लेक्सिबिलिटी। सफिकेटेड प्लान बनाने में हमने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। अब जो लोग काम करने वाले लोग हैं ना वो तो माइंडली इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप आपका काम एक्चुअली बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ लीडर, आपका काम क्या है, आप बार बार उनसे फॉलो थ्रू लेना शुरू कर दें। ये जो अकम्पलिशमेंट प्लान है, ये प्लान जो अकम्पलिश हो रहा है जिस तरीके से आपने राइट डाउन करके दिया था, जिस तरीके से आपने प्रिपेयर किया था ये प्लान, ये क्या इसी तरीके से हो रहा है? दैट इज कॉल्ड द फॉलो थ्रू, कि आप उसका जो है फॉलो थ्रू लेते रहें। एंड लास्ट पॉइंट इज द करेज। आपके पास आप रिस्क टेकर होने चाहिए, आपके पास नॉलेज अपडेट होनी चाहिए, आप एंथुसिस्टिक होने चाहिए, आप एक्टिव होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप जस्ट अपनी चेयर पे बैठें और चेयर पे बैठने के बाद जो है आपके पास एक प्रॉब्लम आई और आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया कि भाई जो आगे आगे काम करने वाले लोग हैं वो जाने और नीचे के सब ऑर्डिनेट जाने, दैट्स इट। इस तरह नहीं होता। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। टीम लीड करना जो है इतना कोई आसान काम नहीं है। जब आप टीम लीड कर रहे होते तो आपको बीइंग अ लीडर अपनी टीम के साथ जो है वो खड़े होना पड़ता है। आपको अपनी टीम से ज़्यादा खुद जो है एंथुसिस्टिक होना पड़ता है। आपको उनसे ज़्यादा रिस्क टेकर होना पड़ता है और पॉजिटिव माइंड के साथ क्या करना पड़ता है आपको वहाँ पर काम करना पड़ता है। जैसे कि नेपोलियन ने कहा ना, अगर हम हैव करेज की बात करें तो नेपोलियन का एक सेंटेंस है कि मुझे जो है गीदड़ों की आर्मी दे दी जाए लेकिन उसका जो सुपर सलार हो वो शेर हो तो मैं उससे भी जो है वो जंग जितवा दूंगा। ओके, लेकिन आप ये कर रहे हो कि मुझे जो है ना शेरों की फौज दे रहे हो और उसका सुपर सलार जो है वो एक गीदड़ बना के दे रहे हो, तो मैं जंग जीती हुई जंग भी द हैव करेज। ओके, तो है यहाँ पर जो है हम गाइडलाइन फॉर द डिसीजन मेकिंग को जो है वो कंप्लीट करते हैं। और यहाँ एक एंड्रयू एंड्रयू जैक्सन का जो है एक कोटेशन है उसको मैं ज़रूर यहाँ पर इनपुट करूँगी। वन पर्सन विद करेज मैक्स मेच्योरिटी। एक पर्सन की जो करेज है वो बहुत सारे लोगों को बना रही होती है। मोटिवेटेड होते हैं आप तो आप बहुत सारे काम कर लेते हैं, लेकिन अगर आप डिमोटिवेटेड हो जाएं, आपके अंदर करेज ना हो, एंथुसियास्टिक ना हो, एक्टिव ना हो आप कोई काम करने के लिए, और आप अपनी जिम्मेदारियां, मतलब आपको जिस चीज़ का डिसीजन लेना हो और उस डिसीजन का रिजल्ट एंड आउटपुट आप क्या करें, दूसरे लोगों के ऊपर थोपना शुरू करें। जैसे कि हम लोग नॉर्मली ये काम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि हम अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते कि ये काम हमारी वजह से ख़राब हुआ है। नॉट एट ऑल। हम क्या करते हैं कि अच्छा जी ये हो गया था जिसकी वजह से ये था और उसकी वजह से ये काम ख़राब हो गया है।
तो ज़िम्मेदारियाँ लेना भी जो है ना आपके पास बहुत बड़ी जो है ना हिम्मत का काम होता है कि अगर आप कोई गलत काम कर चुके हैं तो आप उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो एक्सेप्ट करें। दैट इज़ अ गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग स्टूडेंट्स, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का भी पार्ट होता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप क्या कर रहे होते हैं। जो क्वेश्चन आस्किंग होता है वहाँ पर आप अपने इन स्टेप्स को ज़रूर बता रहे होते हैं। दैन आपके पास ग्रुप डिसीजन मेकिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक in this chapter, and as well the rational decision making, what is the procedure and what is the process for the rational decision making, and who is the most accomplish that task। ये चीज़ जो है ना आप क्या कर रहे होते हो वहाँ पर आपके एग्जाम्स में जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा होता है। सम अप करते हैं इसको और अपने लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास जो है वो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन पिलर्स का या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये हमारे पास थर्ड फंक्शन होगा और वो जो थर्ड फंक्शन है वो थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा डिटेल है उसके अंदर, क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम डील कर रहे होंगे वहाँ पर, हम अथॉरिटी डील कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।